आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सक्सेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। आप लिखिएगा, द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको आप दिखाते हैं पी से, ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is directly proportional to the is directly proportional to the reduced value of the electric field। ये चीज हमने कल भी लिखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आपने लिखा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिड्यूस्ड वैल्यू है उसको आप दिखाते हैं ई से, और ये प्रोपोर्शनल है पी के, या ई पी से दिखा देते हैं आप इसको, जो रिड्यूस होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेशन मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो रिलेशन आप इस चीज में यूज करके मत लगाइए। यहाँ पर जो आपने लिखा है आप उसको लिखिएगा कि जो आपकी रिड्यूस्ड वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी के, यानी कि ये पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक सेल प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी पोलराइजेशन डेंसिटी। अब इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दी ई। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पी की वैल्यू को इक्वेट करूंगा, एक ये टर्म आएगा काय एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये फॉर्मूला आता है आपको, इस फॉर्मूले में जो आपका ये यूज हुआ है, ये आपका एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज किया है, मटेरियल प्रॉपर्टी, जो कि आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करता है। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं सक्सेप्टिबिलिटी। अब यहां से अगर आप इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको लिख लीजिए कि जो आपने ई लिखा था ऊपर वो किसके बराबर था, वो था ई नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की जगह मैंने कल आपको लिखना सिखाया था कि जो ये होगा वो होगा ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब पी की वैल्यू आपने ऊपर लिखी है सक्सेप्टिबिलिटी परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानिएगा ई। तो मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा, ये हो जाएगा ई नॉट माइनस सक्सेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका ई है वो बराबर आ जाएगा ई नॉट माइनस सक्सेप्टिबिलिटी इंटू ई। इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा ई प्लस सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ ई, और ये ई नॉट के, यहाँ से आप ई कॉमन ले लीजिए, बनेगा वन प्लस सक्सेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू ई नॉट। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा,
मैं आपको यहाँ लिखना सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर ले लीजिए। ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस सक्सेप्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई, लिख सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर जो ये ई नॉट अपॉन ई आ रहा है ना, आपको पता है ये किसके बराबर होता है? ये आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। या फिर जी आपने जी। इसको, हाँ, अब यहाँ से हम ये इसको हम ऊपर लिख कर आए थे। तो यहाँ से हमारा रूल क्या बनेगा? यहाँ से हमारी जो के की वैल्यू आएगी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, वो बराबर होगी 1 प्लस सक्सेप्टेबिलिटी के। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। क्लियर है इतनी बात? जी। नोट करेंगे आप इसको? ओके। जल्दी कीजिएगा। अभी हम वो ऊपर करते हैं। हो गया सर। करंट डालिएगा आप, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? अब लिखिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा इस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied to a dielectric, that can be applied to a dielectric ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसके ऊपर अप्लाई करा सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब ये ई नॉट की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बिना ब्रेकडाउन के आप उसके ऊपर फेंक रहे थे, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यूनिट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या सॉरी कांस्टेंट मत लिखिएगा, द यूनिट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
The unit of the dielectric strength is same as the electric field unit. The unit of the dielectric strength is same as the dielectric, sorry, is same as the electric field. लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट होगी, ऐसा यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो सेम होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। जी। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर वैक्यूम इज। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर वैक्यूम इज। इंफिनिटी। अगर आप कोई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं आप? यहाँ पर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपकी जो वैक्यूम का केस होता है उसमें आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वो मैक्सिमम कितनी होगी? इनफाइनाइट तक हो सकती है। देखा? जी सर। और यूनिट में यहाँ जो आपने यूनिट वाला पॉइंट लिखा है इसमें आप लिखिएगा ये न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है, और इसके अलावा ये आपका वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। क्योंकि आपने पीछे इक्वेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज के बी और डीवी ओवर डी आर के बी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। लिखा? जी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? उससे पहले मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जी। सर नहीं मालूम। क्या बात है। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है, उसी को तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओ। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। और यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो है आई। तो अगर आप डेल्टा वी अपॉन आई कर लेते हैं तो ये वैल्यू देता है आपको रेजिस्टेंस की। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है किसी भी कंडक्टर की, वो आती है कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में लिखिएगा डेफिनेशन इसकी, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
of a conductor is related to its ability of storing electric charge. Its ability of storing electric charge. रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। कैपेसिटेंस क्या करता है? ये आपके चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, लिखा आपने? हाँ जी, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय सी। इट इज डिनोटेड बाय सी। अगर मेरी वॉइस आना बंद हो जाए या आपको लगे कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है तो इस वजह से कनेक्टिविटी में थोड़ा सा दिक्कत है। जी, नेक्स्ट पॉइंट ओके। लिखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। और इसका जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, इस तरह करके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, ऐसे करके और ऐसे करके, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज ला रहा हूँ तो चार्ज किसी ना किसी वायर के थ्रू आ रहा होगा और इस पर भी किसी ना किसी वायर के थ्रू आ रहा होगा। एक साइड इसकी पॉजिटिव चार्ज होती है और एक साइड इसकी निगेटिव चार्ज होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्योंकि इसमें जितना भी चार्ज आएगा वो चार्ज क्या होगा, अगर मैं बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। जी, ठीक है, तो इसका चार्ज अपने आप से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यहाँ से ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने का काम करेगा, तो इधर से चार्ज लेना शुरू कर देगा। तो इस पर कंटिन्यूअसली चार्ज आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और ये चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। यही आपने लिखा है। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, ये। इसको डिनोट किससे करते हैं आप? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। लिख लिया? हाँ सर। ये बना लीजिएगा ये सिंबल, और बताइए बना लिया। ओके सर। जब लिख लें तो बताइएगा। जी, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल लाइंस का आइडिया है? इलेक्ट्रिकल लाइंस जो डलती हैं वो किस बेहाफ में डलती हैं, और जो आपके घर पे करंट आता है वो कितने पोटेंशियल का आता है? ऐसा कुछ आइडिया है आपको? वहाँ जो बेल में जो करंट सर। आता है, कितने वोल्टेज का करंट आता है घरों में? 220, 110 वॉट। 110 वॉट का, 220 वोल्ट का, है ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। देखिए, पोटेंशियल आप आमतौर पर देखिएगा। आप एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो मुझे सर मेरे अभी टीचर। जो मेरे साइड में सबसे नियरेस्ट वाले में उसमें 250 वोल्ट है। नहीं, वो तो आपके घर में होगा। आपको देखना है जी बाहर से जो ट्रांसफार्मर से आपके यहाँ लाइट आती है उसमें या तो 220 वोल्ट होगा जी, दो। या हाँ, दो है दो, जी 440 जी जी। वोल्ट होगा। ठीक है, इतने पोटेंशियल की आती है। वैसे ये जो 440 वोल्ट की लाइट आती है, ये जहाँ पर हैवी यूजेज ऑफ लाइट होती है वहां देते हैं। जैसे कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें रिक्वायरमेंट होती जी है। जी, आपके सर डोमेस्टिक, जी, घर में 220 है जी। ये डोमेस्टिक जो अप्लायंसेज होते हैं वो इस पर ही रन करते हैं, हाँ जी। है ना? अब इतने वोल्ट की लाइट आ रही है। आपने कभी वो देखा है बैटरी का सेल जो होता है,
उसकी पोटेंशियल हाँ 1.1 वोल्ट होती है। जी या सर। एक लाइन ऊपर घर के बाहर से जाती है, वहां पर वायर्स रोड पर है या अंडरग्राउंड रहते हैं वायर्स? बैकग्राउंड। तो स्पाइडरमैन आ जाएगा आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि रोड रोड पर वायर आ जाते हैं बीच में, इसलिए अभी तक इंडिया में स्पाइडरमैन नहीं आया। जी देखा है। यहाँ पर एक 11,000 वोल्टेज की लाइन जाती है ट्रांसफार्मर में। ऐसे करके एक बॉक्स रखा रहता है खुले में। ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक है, आगे आके पढ़ेंगे इसको। और फिर यहाँ से हमारे घर में लाइट आती है, तो वो इस पोटेंशियल को डाइवर्ट कर देता है, 220 और 440 वोल्ट में कर देता है। तो आपको एक चीज यहाँ कॉमन दिख रही होगी, चाहे ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, ऑलवेज द डिवीजन ऑफ द वोल्टेज इज इन द मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है। जी। तो ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको ये अपने स्कूल के टीचर से पूछ कर बताना है। ठीक है। कि हमेशा जो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है आमतौर पर, अब देखो आपके पास जैसे कोई अप्लायंस पड़ा है उसमें 250 वोल्ट जा रहा है, तो 250 कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका। हम्म। आपने चार्जर पे देखा होगा ना ये। जी। आप देखिएगा जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसमें आमतौर पर जो पोटेंशियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ 11 मल्टीपल होता है। तो आप स्कूल में टीचर से पूछ के बताइएगा क्यों होता है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिएगा जो बाकी लोग इसको बाद में देखें। तो इससे आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस समझ में आया? जी सर। आपने वो देखा होगा फैन में एक लगा रहता है ऐसे करके सिलेंडर टाइप का, देखा है? उसके ऊपर। ऊपर ही होता है। हाँ। उसमें ऐसे करके दो प्लेट्स होती हैं पड़ी हुई, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, और इसके बीच में एक डला होता है कैपेसिटर के बीच में। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डला होता है जो कि इसके चार्ज को स्टोर करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको वो प्लग में लगा देते हैं। प्लग में लगाने के बाद इन दोनों तारों को मिलाकर देखते हैं, तो वो जो है ना चिंगारी मचाता है, मतलब उसमें से स्पार्क निकलता है। आप देखिएगा घर में कभी फैन वगैरह सही करने वाला आता है तो वो इसको चेक जरूर करता है कि ये कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है। अगर कैपेसिटर प्रॉपर काम नहीं करता तो आपके जो फैन वगैरह या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, जितना पोटेंशियल लेंगे उतना वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक चार्ज को स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, जो कि अगर नहीं हो रहा ना, तो आप कैपेसिटर चेंज कीजिए और आपका फैन वगैरह अपनी नॉर्मल स्पीड पर घूमने लगेगा। जी। फ्लो ठीक नहीं होता उससे। फ्लो को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी आप इतने समझिएगा, फ्लो ठीक नहीं होता। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर समझ में आया आपके? एक चीज आपने पढ़ी हाँ। होगी, एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जितना पोटेंशियल आप देंगे उतना ही करंट आपको मिलेगा। ठीक है। जी। ये ओम्स लॉ का भी कहना है कि अगर आप ज्यादा करंट चाहते हैं तो आपको ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है ना, करंट जो होता है वो क्या होता है, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो अल्टीमेटली अगर मैं 1 सेकंड के लिए बात करूंगा तो जो करंट है आपका वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के। तो आप एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन सम इलेक्ट्रिक चार्ज, when a conductor is given some electric charge, when the conductor is given some electric charge, then its electric potential increases, then its electric potential increases। लिखा आपने? जी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा चार्ज दोगे
उतना ही ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर इंक्रीज करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ना मैं लिखूंगा क्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। जैसे आप 10th क्लास में लिखते हैं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और इसको हटाने के लिए आप लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह आता है। ऐसे यहाँ पर जो ये कैपेसिटेंस आया है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो आपका पहला फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, जी सर। ये लिख लीजिए आप, Q इज इक्वल टू सी वी, जिसमें Q क्या है, ये आपका चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल है, एंड व्हाट इज C हियर, C इज चार्ज पोटेंशियल एंड दिस इज कैपेसिटेंस। और फिर एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, C is known as the capacitance of the conductor। ठीक है ना। जी सर। अब हेरेंट डाल लीजिएगा, यही कैपेसिटेंस क्या होता है। बेसिकली कैपेसिटेंस जो होती है वो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर ना लिखकर मैं लिख सकता हूँ पैरेलल प्लेट कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। मैं लिखा तो कैसे, ऐसे करके आप कैपेसिटर को लिखोगे ऐसे करके। मैं दो तीन बातें लिखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये, क्या सी जो होगा वो शेप और डायमेंशन के, कंडक्टर की शेप और डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। आप लिखिएगा, सी इज डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर अलग अलग शेप अलग अलग साइज के होते हैं, आपने देखे होंगे। कुछ कंडक्टर्स में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। कैपेसिटर, स्क्रीन दिख रही है आपको रेहान। जी सर दिख रही है। ये आपका सिलिंड्रिकल शेप कैपेसिटर है। ये आपके स्मॉल स्मॉल कैपेसिटर्स होते हैं जो आपने पीवीसी प्लेट में लगे देखे होंगे। ये है, ये सारे के सारे ज्यादातर सिलेंड्रिकल शेप के हैं, ऐसा नहीं है सिलेंड्रिकल ही होते हैं। ये देखिए क्यूबॉइडल शेप का है,
इसको देखिए, ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट शेप का दिख रहा है आप। तो ये आपके कैपेसिटर देखने में इस तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, हम इसको देखते हैं। इसमें ये है ग्लास, टाइटेनियम, ये तो बने हुए हैं मटेरियल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिरामिक वाला। सिरामिक के बने हुए ना, ये का ज्यादा काम, ज्यादा मतलब चीप भी होते हैं, और ये काफी इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है। जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, सेकंड पॉइंट। ये जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, किस तरह का मतलब मटेरियल है इसका। इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। लिख लिया आपने वो? जी सर। अब हम कल बात करेंगे इसके कि किन किन पर ये इंडिपेंडेंट होता है, और इससे आगे इसकी डेरिवेशन की बात करेंगे। तो हार्डली 2 क्लासेस और लगेंगी हमारी, जिसमें ये हो जाएगा। तो जो मैंने आपको मैथ्स का होमवर्क दिया है, वो आपको याद से करना है। समझ रहे हैं मेरी जी बात? सर। जी। है ना? और इस पर एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल इससे पूछता है। ओके। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको 2 चीजें शेयर करने वाला हूँ आज। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में जो जो फॉर्मूलाज हैं वो भेजूंगा रिवीजन के लिए, और चैप्टर नंबर 2 में जो जो फॉर्मूलाज हैं कैपेसिटर के पहले पहले के, आप वो इनको एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। और कुछ पूछना चाहते हैं इसमें?